हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीचर से संबंधित प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के एसएसटी के प्रश्नों को हम देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम इसके 4 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाके देख सकते हैं, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे। इसकी स्थापना कब किया था इन्होंने? 1873 में महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम आपका गुलामगिरी। अक्सर पूछ जाता है गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? तो ज्योतिबा फुले की पुस्तक है। और हम बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसकी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। और हम बात करें आत्माराम पांडुरंग की, आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। कब? 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना प्रभावी हुआ कि बिहार के निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज कई महीनों तक गायब से हो गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बड़ही। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1930 में शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार में इतना प्रभावी हुआ, यानी सफल हुआ कि मुंगेर जिले, ये जो बड़ही है कहाँ पे है? तो मुंगेर जिले में, मुंगेर जिले के बरही में अंग्रेजी शासन के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? किससे हुई थी? तो दांडी मार्च से। दांडी मार्च से इसकी शुरुआत हुई। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को जो है साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, और इस कब तक चला था? 5 अप्रैल 1930 तक चला था। और 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा में असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए, गलत कथन पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है, देखिए, भारत में प्राचीनतम सिक्कों पर कोई अभिलेख नहीं है। देखिए, अभिलेख मिलता है, ये आपका गलत हो जाएगा। सातवाहनों ने शीशे के सिक्के ढलवाए थे, ये आपका सही है। तीसरा करा, भारत में स्वर्ण सिक्कों का चलन हर्षवर्धन द्वारा आरंभ किया गया था, ये गलत है। भारत में स्वर्ण सिक्कों का चलन जो है कुषाण वंश के शासकों ने किया था। ठीक है, ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक इसमें गलत है। अगला है, 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? 19वीं सदी में ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार बन गया। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वीं सदी के प्रारंभ में ब्रिटेन में औद्योगिकरण का तीव्र गति से विकास हुआ। भारत के कच्चे माल को ब्रिटेन भेजा जाता था, जो भारत का कच्चा माल था वो ब्रिटेन भेजा जाता था। ठीक है, तथा ब्रिटेन से तैयार माल भारत को पुनः वापस यहाँ पे लाके बेचा जाता था। यहाँ से कच्चा माल भेजा जाता था इंग्लैंड में, वहां से मशीनों इत्यादि के द्वारा उत्पाद तैयार किए जाते थे और भारत में बेचा जाता था। तो भारत जो है एक बाजार के रूप में बन गया था। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिलान करना है, इंपॉर्टेंट है काफी, अक्सर पूछा था एग्जाम में। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन कब आया था? ये आपका 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। और गांधी जिन्ना वार्ता कब हुआ था? गांधी जिन्ना वार्ता ये आपका 1944 में हुआ था। शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? ये आपका 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था। कैबिनेट मिशन आप सभी को पता कब आया था? 1946 में आया था। ठीक है, इसी से आप मिला लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन वैसे 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेहरू की अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री का नाम क्या था? अंतरिम सरकार के पूछ रहा है, उसमें वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लियाकत अली खान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, 24 अगस्त 19
46 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। उसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। ध्यान रखिए, पूछा जाता है, मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी। और इसके वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान जो है इसके वित्त मंत्री थे। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि को प्रारंभ किया? सभी को पता होगा, ये अक्सर पूछा था एग्जाम में और मैं भी कई बार बता चुका हूं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सहायक संधि मूल रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच एक संधि थी, जिसके आधार पर भारतीय राज्यों ने अपनी संप्रभुता को अंग्रेजों के हाथों में खो दिया। इसे वर्ष 1798 से 1805 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार किया गया था। वेलेस्ली कार्यकाल पूछा जाए तो 1798 से 1805 था। ये भी पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, इसमें भी मिलान करना है, पुस्तकों के नाम दिए हैं और लेखक दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गुलशन ए इब्राहिमी ये किसकी पुस्तक है? तो आपका ये कलीम फरिश्ता की पुस्तक है, आपका हो जाएगा चौथा। और तारीख है फिरोज शाही, ये काफ़ी फेमस है। ये किसकी है? तो जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक है, ठीक है। और मुंतखाब उत तवारीख ये किसकी पुस्तक है? तो ये आपका बदायूनी की पुस्तक है, अब्दुल कादिर बदायूनी की पुस्तक है। और अकबरनामा काफ़ी फेमस है, सभी को पता होगा, ये अबुल फजल की पुस्तक है। सारे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही जरूर इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी आपका फिर से मिलान करना है, ठीक है। भारत में पुर्तगाली व्यापार ये हो जाएगा आपका 1503। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 1600 ईस्वी में हुई थी, सभी को पता है। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में हुई थी। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां से एक बार खुद से जरूर सॉल्व करिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई उसका नाम क्या है? कह रहा है किस वेद की रचना जो है गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यजुर्वेद की जो है रचना गद्य एवं पद्य में दोनों की गई थी। हम बात करें यजुर्वेद की, तो यजुर्वेद को क्या कहा जाता है? इसे कर्मकांडी वेद के नाम से भी जाना जाता है। क्या? कर्मकांडी वेद के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। और ये गद्य पद दोनों में है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन से? सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इसमें कितने मंडल है? आपके 10 मंडल हैं। उसके बाद आपका यजुर्वेद, इसे कर्मकांडी वेद कहते हैं। उसके बाद आपका आता है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। पूछा जाता है भारतीय संगीत का जनक किसे? तो सामवेद को कहा जाता है। उसके बाद आपका चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना रोग निवारण संबंधी उपबंध किसमें है? तो अथर्ववेद में, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगला प्रश्न है, भारत में किस सूफी संत ने सूफियों के सुहरावर्दी पंथ की स्थापना की थी? सुहरावर्दी पंथ की स्थापना किसने की थी? ये भारत में पूछ रहा है, आप ध्यान रखिएगा। भारत में किसने किया था? तो ऑप्शन 2 बहाउद्दीन जकारिया ने इसकी स्थापना की थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर। अगर वैसे पूछा जाए कि सुहरावर्दी की स्थापना पंथ की स्थापना किसने की थी, तो शहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने किया था। इन्होंने बगदाद में किया था। और भारत में इसको फैलाने का श्रेय किसे मिलता है? तो बहाउद्दीन जकारिया को मिलता है। भारत में, दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसमें भारत में पूछा था, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार मुख्य उद्देश्य क्या था? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी, सभी को पता है। कह रहा है कि जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बर्नी के अनुसार इसका मुख्य उद्देश्य था ऑप्शन 1 एक विशाल अस्थायी सेना का भरण पोषण करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल की, तो 1296 से लेकर 1316 तक जो है ये दिल्ली सल्तनत का शासक था। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मनीग्राम और नानदेसी निम्नलिखित में से क्या थे? मनीग्राम और नानदेसी निम्नलिखित में से क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे आपका ये मनीग्राम और नानदेसी। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो मनीग्राम था, मनीग्राम जो है ये जो इसके अंतर्गत आंतरिक व्यापार आता था।
आंतरिक व्यापार किसके अंतर्गत, मनीग्राम के बाद। और नॉन देशी के अंतर्गत किसका व्यापार आता था, तो ये आपका विदेशी व्यापार आता था इसके अंतर्गत। ठीक है, दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये दक्षिण भारत में था व्यापार संघ, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी आपका नीचे दिए गए कुछ स्थानों पर वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण साक्ष्य पाए गए हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। ठीक है, देखते हैं। चिरांद, चिरांद जो है कहाँ पे है, तो बिहार में है, सभी को पता है। कोल्डीवा, यहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए, कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। बुर्ज होम, ये आपका हम बता चुका हूं मैं कई बार, ये कश्मीर में है। और हालूर कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आपका अगला भी मिलान करना है। अमीर खुसरो की बात करें, अमीर खुसरो ने क्या लिखा था, तो तुगलकनामा। अमीर खुसरो की रचना तुगलकनामा है। और इब्न बतूता, ये मोरक्को का क्या था, यात्री था। इसकी रचना क्या है, रेहेला। तो इसकी रचना क्या है, रेहेला, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और मिनहाज सिराज की रचना का नाम क्या है, तो मिनहाज सिराज की रचना का नाम है तबकाते नासरी। तबकाते नासरी जो है मिनहाज सिराज की है। और जियाउद्दीन बर्नी की है, आपके पीछे ही हमने देखा था इसको। तो तारीख फिरोज शाही किसकी है, तो जियाउद्दीन बर्नी की है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये इब्न बतूता किसके समय में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। इसकी पुस्तक है रेहेला, और ये कहाँ का था, मोरक्को का था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुर्क शासक शहाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया। कह रहा है पृथ्वीराज चौहान को जो है गोरी ने किस युद्ध में पराजित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2। तराइन का द्वितीय युद्ध जो था, इसमें कौन पराजित हुआ था, तो इसमें आपका पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ था। किसने किया था, तो गोरी ने पराजित किया था। और द्वितीय युद्ध हुआ कब था, 1192 में हुआ था। कब, 1192 में। अच्छा, इसका पहला युद्ध कब हुआ था, 1191 में पहला युद्ध हुआ था, जिसमें आपका गोरी पराजित हुआ। पहले में ध्यान रखिएगा, पहले में गोरी पराजित हुआ था और पृथ्वीराज जो है इसमें विजयी हुए थे। और दूसरे में पृथ्वीराज चौहान जो है पराजित हो गए थे और गोरी की इसमें विजय हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुषाण काल में मथुरा मूर्ति कला एक प्रमुख केंद्र था जहां मूर्तियां किस पत्थर से बनाई जाती है। देखिए, कुषाण काल में जो है ये जो मथुरा मूर्ति कला और एक था गंधार मूर्ति कला। ये जो है दो शैली थी, मूर्ति की दो शैली थी। इसमें जो है इस कुषाण वंश में इसको संरक्षण मिला था इन दोनों को। तो इसमें मथुरा मूर्ति कला की बात कर रहा है कि जो मूर्तियां बनाई जाती थी किसके द्वारा, तो आपका जो होगा ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल बलुआ पत्थर से बनाई जाती थी। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्मचक्र प्रवर्तन, अभय मुद्रा, ध्यान मुद्रा, भू स्पर्श मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया। और इस शैली की मूर्तियों में आध्यात्मिकता एवं भावुकता की प्रधानता थी। ठीक है, किसमें, मथुरा मूर्ति कला में। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार सजाइए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, देखते हैं। देखिए, कलिंग का राज्याभिषेक, कलिंग का जो है कनिष्क का राज्याभिषेक, कनिष्क का राज्याभिषेक जो है कब हुआ था, तो 78 ईस्वी में। ठीक है, 78 ईस्वी में। और इसे ही क्या कहा जाता है, शक संवत की शुरुआत माना जाता है 78 ईस्वी की। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। कलिंग का युद्ध कब हुआ था, कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ध्यान रखिए, ये ईसा पूर्व है, ये ईस्वी है। 261 ईसा पूर्व में आपका कौन सा, कलिंग का युद्ध। किसके समय में, अशोक के समय में। और चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल की बात करें 375 से लेकर 415 ईस्वी तक। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है अशोक की मृत्यु। अशोक की मृत्यु कब हुई थी, तो 232 ईसा पूर्व में, यानी बीसी में तो अशोक की मृत्यु हुई थी। तो सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले जो बीसी है यानी ईसा पूर्व में वो आएगा। तो कलिंग का युद्ध सब पहला, उसके बाद आपका ये चौथा हो जाएगा। उसके बाद आपका कनिष्क का राज्याभिषेक हो जाएगा। और उसके बाद आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का राज्यकाल आ जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य की उपाधि दी जाती है। तो ये इसी हिसाब से आप मिला लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला फिर मिलान करना है। देखिए, मिलान करने वाले अक्सर पूछ जाते हैं और इससे हमें कई सारे प्रश्न भी तैयार हो जाते हैं। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति शुरू किया था, यानी उत्तराधिकारी अपहरण सिद्धांत, यानी हड़प नीति जिसे कहते हैं आपका। लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन को
स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, सभी को पता है। और लॉर्ड कर्जन के समय में तो काफी फेमस है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, कर्जन ने किया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो सती प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसके प्रयासों से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। इस पर प्रतिबंध कब लगा था? 1829 में लगा था। किसने लगा था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भी, ध्यान रखिएगा, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, मैं कई बार बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा आप लोग। अगला है, बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर के शासन काल में हुआ था? द्वैध शासन, ये दोहरा शासन की बात कर रहा है, यहाँ पे अंत पूछ रहे हैं, समाप्त किसने किया? तो इसको समाप्त किया था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर। कब किया था? तो 1782 में। अच्छा, इसे लागू किसने किया था बंगाल में? तो बंगाल में इसे लागू किया था 1765 में लॉर्ड क्लाइव ने लागू किया था, लॉर्ड क्लाइव ने। और समाप्त किसने? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स 1782 में किया था। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपका 1919 में हुई थी। अब पूछा जाए केंद्र में द्वैध शासन, तो 1935 में हुई थी। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिए, दोनों बंगाल के थे, और ये प्रांत में, ये केंद्र में। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों धर्मों में है? खराब, कौन सा विशेषता जैन और बौद्ध दोनों में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। ये आपका जैन धर्म और क्या बौद्ध धर्म दोनों में है। ठीक है, देखिए, गृह त्याग के पश्चात ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। इसके लिए दोनों धर्मों में संघ की स्थापना इसलिए की गई। ठीक है, ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। जैन धर्म की बात करें, जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? ऋषभदेव ने की थी। ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। और 23वें तीर्थंकर अक्सर पूछा जाता है, 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ 23वें थे। और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी 24वें थे। और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, इसमें भी मिलान करना है। ये महाजनपद दिए गए हैं और महाजनपद की राजधानी दी गई है। ठीक है, तो महाजनपद की राजधानी, सूरसेन की बात करें, सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा। और गंधार की राजधानी, तो गंधार की तक्षशिला। कोसल की राजधानी आपकी थी अयोध्या। और वैशाली की राजधानी थी वज्जीसंग। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बनता है। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद। और 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो अगर बात करें हम बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध ग्रंथ की, तो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलती है। और जैन धर्म की बात करें, तो जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ये भी अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी महाजनपद या राजधानी सही ढंग से मेल नहीं है? कह रहा कौन सी, अच्छा राजधानी दिया है, इसमें कह रहा कौन सा मेल नहीं खाता है? तो अंग का जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अंग की जो है राजधानी विराटनगर नहीं थी, तो अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। ठीक है, अंग की राजधानी चंपा थी। आधुनिक भागलपुर, मुंगेर जिला, अंग की राजधानी चंपा थी। बाकी काशी की राजधानी बनारस थी, कोसल की श्रावस्ती थी। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही गलत था। अगला प्रश्न, उत्तर से दक्षिण तक 9 पाषाण स्थलों को क्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। 9 पाषाण स्थल दिए हैं, अगर उत्तर से दक्षिण, तो मैंने बताया था बुर्ज होम कहाँ पे है? तो ये जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में बुर्ज होम, उसके बाद मेहरगढ़ की बात करें तो ये आपका इधर आ जाएगा बलूचिस्तान क्षेत्र में। उसके बाद आपका चिरांद बिहार में है, और कोल्डीवा आपका कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। तो आपका सबसे ऊपर कौन सा होगा? बुर्ज होम हो जाएगा, सबसे उत्तर में बुर्ज होम। उसके बाद आपका किसका नंबर आता है? मेहरगढ़ का नंबर आता है। उसके बाद आपका चिरांद का नंबर आता है। उसके बाद आपका कोल्डीवा का नंबर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, इसका राइट आंसर 1, 2, 3, 4। ठीक, अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? जयप्रकाश नारायण की बात कर रहा है, तो ऑप्शन 1 भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। इसी समय इनको पहचान मिली। और जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? तो लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है, लोक नायक के नाम से। और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन कब, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी। जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही हजारीबाग जेल से दीवार फांद कर फरार हो गए थे। कहां से? हजारीबाग जेल से। और भूमिगत होकर इस आंदोलन का नेतृत्व करते रहे।
ठीक है, इसलिए जो है इनकी प्रसिद्धि मिली थी। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य के स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, यानी गलत कथन पूछ रहा है। चोल साम्राज्य किसके लिए प्रसिद्ध था? स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। कभी भी ऐसे प्रश्न बन जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 96 का 2 हो जाएगा। इन समितियों की सदस्यता के लिए चुनाव होते थे, जिसके केवल संपत्तिशाली वर्ग की ही मतदान करता था। ये आपका गलत हो जाएगा, जिसमें केवल आपका ऑप्शन 2 इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखते हैं, जहांगीर के फरमान से अंग्रेजों को सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति। तो जहांगीर के फरमान से जो है अंग्रेजों को सूरत में एक फैक्ट्री अनुमति कब मिली थी? तो इसकी मिला था आपका 1613 में इसमें। अब मछलीपट्टनम में एक अंग्रेजी कारखाने की स्थापना, तो ये आपका हो जाएगा 1611 में। अब पुलिकट के पास अरम गांव में एक अंग्रेजी कारखाने की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी आपका 1626 ईस्वी में हुई थी। और अगला है, इंग्लैंड के लिए सर थॉमस रो का प्रस्थान। देखिए, इंग्लैंड के लिए सर थॉमस रो का प्रस्थान ये हो जाएगा आपका 1620 में। और पुलिकट का हो जाएगा अभी बताया 1626 में। और मछलीपट्टनम का हो जाएगा ये आपका 1611 में। और ये हो जाएगा आपका 1613 में। ठीक है, इसी हिसाब से आप मिला लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, इसको छोटा छोटा कर लेते हैं थोड़ा। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों के बीच राजनीतिक एकता कायम करना और खलीफा की रक्षा करने में उनके प्रभाव का उपयोग करना। दूसरा कह रहा आपका, खिलाफत अभियान को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सक्रिय रूप से समर्थन मिला था। और यह तीसरा है, यह आंदोलन का प्रमुख या असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख अंग था। ये भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त में से एक अधिक जो है इसमें सही, इसमें सभी सही है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत सरकार अधिनियम का 1935 की बात कर रहा है, इसमें कह रहा है कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। कांग्रेस ने इस अधिनियम की प्रशंसा की तथा पंजाब में गठबंधन सरकार का गठन किया। यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस ने इस अधिनियम की पूरी तरह से निराशाजनक कहकर निंदा की थी। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा भारत में पहली बार आधुनिक शिक्षा का आरंभ किस बात के लिए नहीं हुआ? कह रहा आधुनिक शिक्षा का आरंभ किस बात के लिए नहीं हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। भारतीय समाज का आधुनिकीकरण करना जो है इसका उद्देश्य नहीं था आधुनिक शिक्षा का। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक शिक्षा का जनक किसे माना जाता है भारत में? तो लॉर्ड मैकालो, यानी अंग्रेजी शिक्षा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिलान करना है। बहुउद्देशीय परियोजना दी है और नदियां दी हैं। ठीक है, हीराकुंड सभी को पता होगा, अक्सर बताया मैंने, तो ये आपका महानदी उड़ीसा। सरदार सरोवर की बात करें किस नदी पर है? ये नर्मदा नदी पर गुजरात में। राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर राजस्थान मध्य प्रदेश। और नागार्जुन सागर की बात करें ये कृष्णा नदी पर है और ये तेलंगाना में। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिए, अक्सर पूछा जाता है ये। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कोरोमंडल तट का विस्तार है। कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। कुमारी अंतरीप यानी कन्याकुमारी से कृष्णा नदी डेल्टा तक है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर। कन्याकुमारी से आप देखेंगे तो कृष्णा नदी डेल्टा तक आपका क्या है? कोरोमंडल तट कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। भांगर मतलब बांगर मिट्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बिहार में कहाँ पे? तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में भांगर मिट्टी मिलती है। यानी बांगर की बात करें इसे किस मिट्टी को कहा जाता है? तो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे ही आपका बांगर मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यान रखते हुए दिए गए कूटों से अपने सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखते हैं। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। ये तो बात सही है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। दूसरा आपका, शुक्र ग्रह पर सघन वायुमंडल
पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करें अगर आप शुक्र ग्रह की, तो शुक्र ग्रह जो क्या है सबसे गर्म ग्रह है। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है और इसे शाम का तारा भी कहा जाता है, और क्या कहते हैं, इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछा दूरी के क्रम में, तो दूरी क्रम में सूर्य के दूरी क्रम में दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे बुध है, उसके बाद आपका दूसरा कौन सा है, तो आपका शुक्र ग्रह है। और वायुमंडल में जो इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? दक्षिण भारत की गंगा के नाम से कौन सी नदी, तो गोदावरी नदी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। गोदावरी नदी ये प्रायद्वीपीय भारत यानी दक्षिण भारत की यह सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है दक्षिण भारत की। और इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितना, 1465 किलोमीटर। और निकलती कहाँ से है, तो ये नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से यह निकलती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ गिरती है जाके, यानी इसका गिरती कहाँ पे है ये, तो ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। ऑप्शन क्या हो जाए 3 इसका करेक्ट आंसर है। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक धारा अन्य धाराओं से भिन्न है? कौन सी धारा अन्य धाराओं से भिन्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ब्राजील की धारा अन्य धाराओं से भिन्न है। क्यों, क्योंकि ये आप क्या है, गर्म जलधारा है। बाकी लेब्राडोर, फॉकलैंड, एक है कनारी की जलधारा, ये सब आपकी क्या है, तो ये सब आपके ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। और ये सभी धाराएं जो है किस महासागर धारा है, तो ये आपका अटलांटिक महासागर की धारा है। ठीक है, अगला है, अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर स्थित तीर्थ है। इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है बिहार दरोगा में, तो ये कई बार पूछा जा चुका है। तो अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम पर कौन सा तीर्थ, तो देवप्रयाग। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। और यही जब दोनों नदी में मिलती है तो देवप्रयाग से ही जो है गंगा नदी, यहाँ से उसका नाम गंगा नदी हो जाता है। ठीक है, ये दोनों नदी के बाद गंगा के नाम से जानी जाती है। और हम बात करें, देखिए पांच प्रयाग हैं, 5 प्रयाग है, ध्यान सुनिएगा। अलकनंदा इसमें सब में कॉमन है। अलकनंदा और धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा के मिलने से कौन सा, विष्णु प्रयाग बनता है। ठीक है, और अलकनंदा भागीरथी के मिलने से तो कौन सा, देवप्रयाग बनता है। और अलकनंदा और मंदाकिनी, किसकी, मंदाकिनी के मिलने से रुद्रप्रयाग बनता है। और अलकनंदा और पिंडार नदी के मिलने से कौन सा बनता है, आपका कर्णप्रयाग बनता है। और अलकनंदा और नंदाकिनी से मिलने से कौन सा बनता है, तो नंद प्रयाग बनता है। तो 5 प्रयाग आप ध्यान रखिएगा, अक्सर ये मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य क्या, कौन सा है? सर्वाधिक गन्ना कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे सर्वाधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे सर्वाधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन 2, उष्णकटिबंधीय घास के क्षेत्रों में। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश जिनका विस्तार 5 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच पाया जाता है। इस प्रदेश में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पौधे सर्वाधिक हैं, इसलिए इस प्रदेश को विश्व प्रसिद्ध चिड़ियाघर कहते हैं। ठीक है, इस प्रदेश को क्या कहा जाता है, विश्व प्रसिद्ध चिड़ियाघर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त होता है? देश के कुल खनिज उत्पादन का बिहार में कितना परसेंट? तो लगभग 36%। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अविभाजित बिहार में देश की कुल खनिज संपदा के बिहार का योगदान 36% था, जब बिहार विभाजित नहीं था। बिहार विभाजन के पश्चात देश में खनिज संसाधन बहुत बड़ा भाग झारखंड में चला गया। पुराना प्रश्न है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ऑप्शन 1 ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 9289 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और यह रूस के मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक यह जाती है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला मिलान करना है, नदियां दी है और उसकी सहायक नदी दी है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णा की बात करें, कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? भीमा।
भीमा की और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी आपका इसमें हो जाएगा तीस्ता, और गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती, और यमुना की सहायक नदी आपका चंबल है। देखिए कृष्णा की कुछ और बात करते हैं हम सहायक नदी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भीमा हो जाएगा इसमें आपका, तुंगभद्रा हो जाएगा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सब किसकी है? तो कृष्णा की सहायक नदी। इंपॉर्टेंट है सारे जितना मैंने बताया। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, दिबांग, लोहित और मानस, तिस्ता। दिबांग, लोहित, मानस, तिस्ता, ये ब्रह्मपुत्र की है सहायक नदी। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन दिया है, कारण दिया है। कथन 1 है आपका, भूमध्य सागरीय प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा नहीं होती है। कथन आर फिर दिया है, ग्रीष्म ऋतु में व्यापारिक पवन इस प्रदेश के ऊपर से नहीं बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ए सत्य है परंतु आर गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ग्रीष्म ऋतु में व्यापारिक पवन की पेटी ध्रुवों की ओर खिसक जाती है, जिसके कारण यह प्रदेश वाणिज्य हवाओं के प्रभाव में आ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चूने की चट्टान पर अपक्षय की क्रिया कहलाती है। चूने की चट्टान पर अपक्षय की क्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए चट्टानों के अपने ही स्थान पर कमजोर होने, टूटने, सड़ने तथा विखंडित होने को क्या कहा जाता है? अपक्षय कहा जाता है। कारकों के आधार पर अपक्षय को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। जैसे आपका भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, दूसरा आपका रासायनिक परिवर्तन, और तीसरा आपका जैविक परिवर्तन। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है मसाई। मसाई क्या है? जनजाति है। मसाई आदिम जाति का मूल निवास स्थान है। मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन 3, पूर्वी अफ्रीका का सावाना क्षेत्र में यहाँ पाई जाती है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्वी अफ्रीका के सवाना क्षेत्र में मसाई जनजाति पाई जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। केन्या वगैरह में पाई जाती है, युगांडा वगैरह में। अगला है सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना। घास के मैदान दिए हैं और क्षेत्र दिए हैं। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो ये यहाँ पे कौन सा घास के मैदान? तो वेल्ड। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा? डाउन्स। दक्षिण अमेरिका में कौन सा? पंपास। और उत्तरी अमेरिका में सभी को पता है प्रेरी घास के मैदान। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न, टोडा जनजाति निवास करते हैं। कई बार बता चुका हूं मैं, टोडा जनजाति कहाँ निवास करते हैं? ये आपका ऑप्शन 1, इलायची एवं नीलगिरी पहाड़ियों पर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ी पर। अच्छा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है ये। अगला प्रश्न, भारत में चीनी उद्योग का स्थानीयकरण उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है, यानी उत्तर की से दक्षिण की ओर जा रहा चीनी उद्योग। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है आपका ऑप्शन 3, गन्ने की अधिक उपज एवं सुक्रोज की मात्रा, यही कारण है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलवायु में के विविधता के कारण दक्षिण भारत में गन्ने की प्रति हेक्टेयर उपज दर उत्तर भारत की तुलना में क्या है? अधिक है। और साथ ही दक्षिण भारत के गन्ने में शर्करा की मात्रा क्या होती है? अधिक पाई जाती है, इसलिए जो है इसका स्थानीयकरण हो रहा है। अगला प्रश्न है, मिलान करना है अगला भी, ज्वालामुखी। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है किसका रूपांतर? ग्रेनाइट का रूपांतर रूप क्या है? तो आपका हो जाएगा नीस। ग्रेबो का क्या है? तो ये आपका सर्पेंटाइन। अब बलुआ पत्थर का रूपांतरण रूप कौन सा है? बलुआ पत्थर का आपका हो जाएगा बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट। और सैल का किसका है? स्लेट है। एक और ध्यान रखिएगा, चूना पत्थर का, चूना पत्थर का रूपांतरित रूप कौन सा है? तो संगमरमर पूछा जाता है। ये संगमरमर किसका है? तो चूना पत्थर का है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अला निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? करा कहीं कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें देख लेते हैं। विसुवस इटली में है, सही बात है ये। और इरेबस ये अलास्का में नहीं है, आप यही आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आर्कटिक में केरोस है ये इरेबस। और कोटोपैक्सी कहाँ पे? इक्वाडोर में। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना 100 दिन का रोजगार दिलाती है? सभी को पता है कौन सी योजना 100 दिन का रोजगार? तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर, जिसे आप नरेगा के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम कब आया था? तो 2005 में यह अधिनियम आया था। और लागू कब हुआ था? 2006 में लागू हुआ था। और ध्यान रखिएगा 2009 में इसमें महात्मा गांधी जोड़ा गया।
अब इसका नाम क्या है, मनरेगा है। इसका पूरा नाम क्या है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, इसका नाम है मनरेगा। 2009 में किया गया था। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर। और इसके तहत 100 दिनों को रोजगार की बात कही गई थी। अलब से कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? कच्चे माल को अगर मूल्यवान उत्पाद में बदलना है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे द्वितीय क्रिया कहा जाता है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर। देखिए आपने पढ़ा होगा 3 क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था में। पहला आपका होता है प्रथम क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, इसमें आपका कृषि वगैरह आता है, खनन क्षेत्र वगैरह आता है, ये आपका क्या होता है प्राथमिक। तो दूसरा आता है आपका द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में आपका विनिर्माण क्षेत्र आता है, जहाँ पे वस्तुओं का निर्माण वगैरह होता है कच्चे माल के द्वारा। उसके बाद आपका तृतीय क्षेत्र आता है सेवा क्षेत्र, इसमें यातायात, परिवहन, बैंकिंग ये सब आता है, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वितीय क्रिया कहलाती है। अगला है निम्नलिखित किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? विश्व का फलोद्यान किस क्षेत्र को? ऑप्शन 1 भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। यहाँ पे आपका संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर वगैरह की खेती होती है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि, कह रहा है पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। यानी अगर वृक्षों की कटाई होती रहेगी और भू अपरदन चलता रहेगा तो क्या होगा, पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाएगा। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर से दक्षिण तक बिहार के जिलों का क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण पूछ रहा बिहार के जिलों का क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन 1 सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद और गया। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग मैप में देख लीजिएगा सारा। अगला है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए जाना जाता है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किसके संरक्षण के लिए? तो ये हांगुल के संरक्षण के लिए जाना जाता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। दाचीगाम मुख्य रूप से प्रजाति हैंगुल या कश्मीरी हिरण के लिए जाना जाता है। ये है कहाँ पे? तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? ये आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, जम्मू कश्मीर है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आइसो हाइट्स का उल्लेख है। आइसो हाइट्स का उल्लेख ऑप्शन 1 समान वर्षा दिखाने वाले मानचित्र पर रेखाएं, यानी इसे समवर्षा रेखा भी कहा जाता है, ठीक है, समान वर्षा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। एक आइसो हाइट को आइसो हाइटल रेखा के रूप में भी जाना जाता है और यह मानचित्र पर एक रेखा है जो उन बिंदुओं को जोड़ता है जो एक निश्चित अवधि में या किसी विशेष तूफान के लिए समान मात्रा में वर्षा करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के संबंध में सत्य नहीं है? कहा 21 जून के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। इन जगहों पर सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन होता है। देखिए 21 जून को सबसे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, ध्यान रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और इस समय सूर्य कहाँ पे होता है? कर्क रेखा पर होता है। और हम बात करेंगे दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में आपका सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। कब? 22 दिसंबर को। और इस समय सूर्य जो कहाँ पे होता है? मकर रेखा पर होता है, उल्टा दिया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें आपका सभी सही है। देखिए सड़क, रेलवे लाइन, नदियां, नहरों, घाटी के किनारे पर स्थित बस्तियां रैखिक प्रतिरूपण के उदाहरण है और आयताकार प्रतिरूप की ग्रामीण बस्तियां चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों में पाई जाती है, ये भी सही है। वृत्ताकार गांव झीलों, तालाबों आदि के आसपास विकसित होती है, ये भी सही है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में विनिवेश आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना आपका 1996 में। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। इस आयोग की स्थापना 1996 में जीवी रामकृष्ण की अध्यक्षता में, किसकी? जीवी रामकृष्ण की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, बात करें अगर विनियोग विभाग की, तो विभाग की स्थापना 1999 में की गई थी। दोनों पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था? तो इसका आरंभ किया गया था आपका 1952 में। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? केंद्र और राज्य में जो शक्तियों का बंटवारा है किस अनुसूची में? तो 7वीं अनुसूची में।
इसी में आपका जो है केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची पाई जाती है। सभी को पता है केंद्र सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। राज्य सूची की बात करें इसमें 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में इसमें वर्तमान में 52 विषय हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा किस अनुसूची में है, तो 7वीं अनुसूची में है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण। गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण जो है दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया था। इंपॉर्टेंट है ये, तो ये निर्णय कौन सा था, ऑप्शन 3, जीवन के अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा का अधिकार शामिल है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर। देखिए जीवन जीने का अधिकार किस आर्टिकल में, आर्टिकल 21 में। इसमें आपका प्रदूषण मुक्त भी वातावरण भी हमें शामिल है, पानी हवा ये सब क्या हो प्रदूषण मुक्त होने चाहिए, ये हमारा अधिकार है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये आपका की जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 14 में जो है इसका उल्लेख किस क्या है, संघ लोक सेवा आयोग है। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक संघ लोक सेवा आयोग के बारे में दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर होता है। यह कथन किसका, इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है यह प्रश्न। तो आपका केटी शाह ने कहा था, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो ये किस भाग में है, संविधान के भाग 4 में है। आर्टिकल की बात करें तो ये 36 से लेकर 51 में इसका उल्लेख किया गया है। और कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और ये कल्याणकारी राज्य की बात करता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 355 में कहा गया है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 55 भारत के संविधान में के अनुच्छेद 352 से 367 जो आपातकाल है उसमें ये भी शामिल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माती परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे। संविधान निर्माती परिषद यानी जो संविधान सभा के पूछ रहा है उसमें संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो ऑप्शन 3 BN राव जो है इसके संवैधानिक सलाहकार थे। देखिए संविधान सभा की बात करें, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1946 में। इसकी गठन किया गया था किसके अकॉर्डिंग, कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग। और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बैठक हुई थी। और इसमें जो पहली बैठक में अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है इसके पहले अध्यक्ष थे, यानी ये क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। उसके बाद जो बैठक 11 दिसंबर को होती है, 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है उसमें अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसमें अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और उपाध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, HC मुखर्जी उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। और सलाहकार कौन, तो BN राव। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ये जो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 32 में है। और इसी आर्टिकल के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट का रिट जारी करता है। और ये जो आर्टिकल 32 है इसे संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सत्य है। कराए हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, पुत्रों पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा होता है। यह आपका सही है। किसमें कहा गया है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस पार्टी की श्रेणी प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय राजनीतिक पार्टी को कम से कम कितने राज्यों में
राज्यों से मतों के आधार पर मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है। राष्ट्रीय पार्टी की श्रेणी प्राप्त करने के लिए किसी भारतीय राजनीतिक पार्टी को कम से कम कितने राज्यों से मतों के आधार पर मान्यता प्राप्त करना आवश्यक है? तो कितने राज्यों? तो 4 राज्य। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी बनी है। आगे बढ़ते हैं। आपातकाल की उद्घोषणा को इसके जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए? आपातकाल की उद्घोषणा के जारी होने की तारीख से 1 महीने के भीतर किसके द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए? तो संसद के द्वारा, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा इसे अनुमोदित किया जाता है तो आपातकाल 6 महीने तक जो है जारी रहता है और 6 महीने के लिए संसद की मंजूरी के साथ अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। यह भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गण पूर्ति कितनी होनी चाहिए? संसद के किसी सदन की अगर बैठक हो रही है उसमें न्यूनतम गण पूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन 1 समस्त सदस्य की संख्या जो है 1/10 इतना होना चाहिए। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किस आर्टिकल में कहा गया? तो आर्टिकल 103 में यह कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा संबंधित है। जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा जो है किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर, लोकतंत्र की मार्क्सवादी अवधारणा से। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों की परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों की परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित है? किस आर्टिकल से संबंधित? ये कौन सा आर्टिकल है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 92। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 92 के अनुसार राज्यसभा की किसी बैठक में जब सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उनके उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होंगे और अनुच्छेद 91 के खंड 2 के उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही कानून होंगे जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं, जिसमें यथास्थिति सभापति या उपसभापति अनुपस्थित हो। ऑप्शन 2 इसका, बस इतना ध्यान रखिएगा, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 में है ये। अगला, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह को मानने को बाध्य हैं? भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद नहीं होगा यहाँ पे, संशोधन के अंतर्गत, किस संशोधन के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 74वें संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? ये आपका 1978 में हुआ था। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संकटकालीन स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार, संकटकालीन स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, स्थगित किए जा सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का क्या महत्व है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 पूछ रहा है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। इसके अंतर्गत किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाया सकता। देखिए 3 आपातकाल है आपका। आर्टिकल 352 इसमें क्या है? इसमें आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल है। और दूसरा है आपका 356, इसमें क्या है? आपका राष्ट्रपति शासन। तीसरा है आपका आर्टिकल 360, इसमें आपका वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया? तो कई बार आ चुका है, मैं कई बार बता चुका हूं। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब आया था ये? 1992 में आया था। ऑप्शन क्या आ जाएगा? 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पंचायती राज को किस में शामिल किया गया? 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अच्छा, इसमें कितने विषय हैं? इसमें 29 विषय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज को अपनाने वाले पहले 2 राज्य थे। पंचायती राज को अपनाने वाले पहले 2 राज्य कौन से? ऑप्शन का हो जाएगा ऑप्शन 2, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान के जो नागौर जिला है, नागौर जिला में है, में आपका 2 अक्टूबर 1959 को यह अपनाया गया था। इसकी उसका उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था, नागौर। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा कौन था? आंध्र प्रदेश था, जो पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।